हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग संस्कृत के महत्वपूर्ण कवियों के बारे में प्रैक्टिस करेंगे और उनके प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रैक्टिस से पहले हम लोगों ने 19 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से उसे आसानी से देख सकते हैं। इसमें संस्कृत के कवियों का क्रम से एक एक कवि के बारे में जो प्रश्न है उसका विवरण किया गया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्नों की संख्या ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसे आप ध्यान न दीजिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो रघुवंश महाकाव्य जो कालिदास द्वारा रचित है उसमें जो सर्ग है वह 19 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है। तो वह कहा है दुर्वासा ऋषि को, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है। तो यहाँ पे जो दिया गया है 4 ऑप्शन, उसमें जो मालविकाग्नि मित्रम है वह कालिदास की रचना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत कालिदास कृत है, कौन सी रचना कालिदास द्वारा रचित नहीं, यह बताना है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश तो इनकी रचना है, लेकिन उत्तर रामचरितम इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है, यह बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो लघुत्रयी में जो रचनाएँ नहीं आती हैं वह ऋतु संहार नहीं आता है, बाकी रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव जो कालिदास की रचनाएं हैं वह लघुत्रयी में आती हैं, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया, समूह 1 को समूह 2 से मिलाना है। यहाँ पे देखिए कालिदास की जो रचना है वह ऋतु संहार है, भवभूति का जो है उत्तर रामचरितम, दंडी का 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट का कादम्बरी और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम, तो यह सही रूप है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है यह बताना है। तो मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश तो इनका है, लेकिन 10 कुमार चरितम यह दंडी का है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे कालिदास की जो रचना है वह कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम है, भवभूति का मालती माधव है, दंडी का 10 कुमार चरित है और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम, तो यह सही रूप है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कामार्ता ही प्रकृति कृपड़ा व श्रतनाचनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है। तो यह पंक्ति जो लिया गया है वह है मेघदूत से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कालिदास की यहाँ पे जो रचना है वह क्या है, कालिदास की जो रचना है वह ऋतु संहार है, भवभूति का उत्तर रामचरितम, दंडी का 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट का कादम्बरी और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम, तो यह सही रूप है, आप इसे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। तो उपमा कालिदासस्य, यानी कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रघुवंश किसकी रचना है, रघुवंशम किसकी रचना है। तो यह रचना है कालिदास का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न है कि निम्नलिखित जो प्रश्न पूछा गया है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। तो उपमा के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित सूची को सुमेलित करना है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, माघ का शिशुपालवध है, भवभूति का उत्तर रामचरितम और दंडी का 10 कुमार चरितम, तो यह सही रूप है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है। तो यह एक महाकाव्य है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है। तो कालिदास की जो पहली कृति मानी जाती है वह ऋतु संहार, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कालिदास किस रीति के सर्वोच्च कवि हैं। तो कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पे जो छंदों का प्रयोग किया गया है वह 24, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कालिदास रचित नाटक छाटिए, यानी इसमें कालिदास की जो नाटक है वह कौन सा है।
तो यहाँ पे विक्रमोर्वशीयम कालिदास का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा क्या है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह एक नाटक है जिसमें 7 अंक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है यह बताना है। तो इसके नायक हैं दुष्यंत, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णित है। तो वह कुमार संभव है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कौन सी रचना कालिदास की बृहत्त्रयी में आती है। तो देखिए कालिदास की कोई भी रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो देखिए ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशीय तो इनका है, लेकिन काव्यादर्श दंडी का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। उर्वशी अपने पुत्र आयुष को किस ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था। तो वे छिपा रखे थे जो आश्रम में, वह च्यवन ऋषि के आश्रम में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंशम के किस सर्ग में है यह बताना है। तो वह रघुवंशम के सर्ग 11 में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। तो वह ऋतु संहार है जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। कालिदास की प्रथम नाटक कौन सा है। तो कालिदास का जो प्रथम नाटक है वह है मालविकाग्नि मित्रम, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। कुमार संभव महासर्ग में महाकाव्य में कितने सर्ग है। तो कुमार संभव में 17 सर्ग है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि कालिदास की अंतिम कृति कौन सी है। तो कालिदास की जो अंतिम कृति मानी जाती है वह अभिज्ञान शाकुंतलम माना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। रघुवंश में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। तो उसमें 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। कालिदास के जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है यह बताना है। तो जो यहाँ पे अंतः साक्ष्य के आधार पे उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। कालिदास ने महाकाव्यों की रचना की है, यानी कितने महाकाव्य की रचना किया गया है कालिदास द्वारा। तो 2 महाकाव्य हैं, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि किसने कहा था। अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि यह जो कहा गया था वह कहा गया था कालिदास द्वारा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अस्ति कश्चित वाग विशेष उक्ति किस कवि से संबंधित है। तो वह कालिदास से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें अंगी रस क्या है यह बताना है। तो उनकी जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उनमें जो रस है वह श्रृंगार रस है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है। कुमार संभवम में कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है। तो उसमें कुमार शब्द का जो अभिप्राय है वह कार्तिकेय का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है। शकुंतला को श्राप देने वाले ऋषि कौन थे। तो शकुंतला को श्राप देने वाले जो ऋषि थे वह ऋषि थे दुर्वासा ऋषि, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। कालिदास कृत मालविकाग्नि मित्रम में अग्नि मित्र की द्वितीय पत्नी कौन है। कालिदास कृत जो मालविकाग्नि मित्रम है उसमें अग्नि मित्र की द्वितीय पत्नी कौन है। तो वह इरावती हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। विक्रमोर्वशीयम का नायक कौन है। तो विक्रमोर्वशीयम का जो नायक है वह है पुरूरवा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो कवि हैं वह कौन है उनके बारे में। तो यहाँ पे जो बात किया जाएगा अगले कवि के बारे में वह भारवी हैं। तो यहाँ पे आप दूसरा देखते हैं जो दिया गया है भारवी के प्रश्नों को। इसमें है पहला कि किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है। तो यहाँ पे जो कवि दिए गए हैं वे हैं भारवी, जिनकी वाणी को नारिकेल फल के समान माना जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है।
सहसा विद्यति न क्रिया, इस सूक्ति के युक्त रचना कौन सी है? यानी सहसा विद्यति न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त जो रचना है वह कौन है, यह बताना है। तो वह रचना है किरातार्जुनीयम, जो भारवी रचित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है, यह बताना है। तो किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है वह लक्ष्मी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसका शुरुआत होता है श्री से, तो इसे भी याद रखिएगा। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है, यह पूछा गया है। तो बृहत्त्रयी में देखिए 3 आते हैं, किरातार्जुनीयम, नैषधि चरितम, शिशुपाल वध, लेकिन कुमार संभव नहीं आता है। भारवी रचित किरातार्जुनीयम है, श्रीहर्ष रचित नैषधि चरितम है, और माघ रचित शिशुपाल वध है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? तो किरातार्जुनीयम का जो प्रधान रस है वह वीर रस है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया अगला। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो यहाँ पे किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधि चरितम तो आता है, लेकिन रघुवंशम नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं वह है भारवी, भास, कालिदास, श्रीहर्ष। तो अर्थ गौरव भारवी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, या मतलब एक श्लोक होता है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रय गुणा। तो यहाँ पे जो भारवी हैं वह अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे एक जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो भारवी का जो है वह किरातार्जुनीयम है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? तो किरातार्जुनीयम के रचनाकार भारवी हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किरातार्जुनीयम कितने सर्गों का महाकाव्य है, यह बताना है। तो किरातार्जुनीयम में जो सर्ग हैं वह 18 हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है? तो यह प्रश्न देखिए, पाषाण त्रय जो कहा गया है किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ किस शब्द से होता है? तो वह श्री शब्द से होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो भारवी का जो वास्तविक नाम है वह दामोदर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न जो है उसमें हम लोग अगले कवि के बारे में देखेंगे। तो अगले जो कवि हैं वह माघ हैं। तो माघ के बारे में हम लोग देखते हैं। उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन संस्कृत के कवि प्रसिद्ध हैं? तो वे माघ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो वह प्रयुक्त हुआ माघ के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया है वह है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि भास किन 3 गुणों से विभूषित किए जाते हैं? तो वे हैं उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि शिशुपाल वध का अंगी रस क्या है? तो शिशुपाल वध का जो अंगी रस है वह वीर रस है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शिशुपाल वध में सर्ग कितने हैं, यह बताना है। तो शिशुपाल वध में जो सर्ग है वह सर्ग है 20। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, इस उक्ति किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है वह लिया गया है शिशुपाल वध से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि विभावी, विभवी, भाभो, विभा, भावी, विभो, विभि 2 वर्णों वाला श्लोक किस कवि का है? तो यह जो श्लोक है वह है माघ का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, माघ की कितनी रचनाएं हैं? तो माघ का केवल एक है, शिशुपाल वध। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है,
शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? तो शिशुपाल वध के रचयिता माघ कवि हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा कहाँ से ली गई है? तो इसकी जो कथा है वह लिया गया है महाभारत से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न है कि शिशुपाल वध ग्रंथ प्रारंभ होता है किस शब्द से प्रारंभ होता है? तो वह प्रारंभ होता है श्री शब्द से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, शिशुपाल का वध किस सर्ग में वर्णन किया गया, यानी शिशुपाल का वध किस सर्ग में वर्णित है? तो वह वर्णित है जो सर्ग है यहाँ पे 20वें सर्ग में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, माघ के पिता का क्या नाम था? तो माघ के पिता का जो नाम है वह है दत्तक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, माघ का समय माना जाता है, तो माघ का जो समय माना जाता है वह माना जाता है 675 ईस्वी के लगभग, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, शिशुपाल वध महाकाव्य बृहत्त्रयी का कौन सा रत्न माना जाता है? तो शिशुपाल वध जो बृहत्त्रयी का द्वितीय रत्न माना जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, यानी अगले कवि के जो प्रश्न हैं वह श्रीहर्ष के कवि हैं, वह कवि श्रीहर्ष है जिनके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो बृहत्त्रयी में जो नहीं आता है वह कुमार संभव आता है, तो इसे याद रखिएगा। बाकी किरातार्जुन ने नैषधि चरितम शिशुपाल वध यह बृहत्त्रयी में आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें जो प्रधानता है वह है वैदर्भी रीति की, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो वह माना गया है नैषधि चरितम को, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं? तो नैषधि चरितम में जो सर्ग है वह 22 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैषधि चरित का प्रधान रस क्या है, यह बताना है। तो नैषधि चरित का जो प्रधान रस है वह श्रृंगार है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, इनमें से श्रीहर्ष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो मालती माधव है वह भवभूति का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना श्रीहर्ष द्वारा रचित है? तो श्रीहर्ष का जो रचना है वह नैषधि चरितम है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, श्रीहर्ष पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है? तो श्रीहर्ष पे जो प्रतीत होता है वह वक्रोक्ति संप्रदाय का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, श्रीहर्ष किस शताब्दी के हैं? तो श्रीहर्ष का जो समय माना जाता है वह माना जाता है 12वीं शताब्दी का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, दमयंती का स्वयंवर वर्णन किस सर्ग में उल्लेख है? तो उनका जो उल्लेख है सर्ग 10 में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगले प्रश्न में अगले कवि हैं वे भास कवि हैं, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। भास कवि की प्रमुख रचनाएं कौन हैं वह यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? तो कालिदास से पूर्ववर्ती हैं भास कवि, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि कौन सा भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया गया है उसमें भास द्वारा रचित जो नाटक नहीं है वह है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है मृच्छकटिकम, यह शूद्रक का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, संस्कृत के इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें जो सही क्रम है, पहले भास आते हैं, कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भास के किस नाटक की कथा अधूरी है? तो यहाँ पे देखिए भास की जो कथा अधूरी है वह है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है चारुदत्त, वह अधूरी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि भास ने कितने एकांकी लिखे हैं? तो भास ने जो एकांकी लिखे हैं वह लिखे हैं 5, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भास के किस नाटक में रामायण की कथा का संक्षेप में वर्णन है? तो भास के जो नाटक है
प्रतिमा नाटक, उसमें रामायण की कथा का वर्णन है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, महाकवि भास की शैली क्या है? तो महाकवि भास जो हैं वे वैदर्भी शैली के कवि हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वह भास कवि को प्राप्त है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि इनमें से भास का कौन सा नाटक ऐतिहासिक घटना पे निर्भर है? तो यहाँ पे जो उनका ऐतिहासिक घटना पे वर्णन है वह स्वप्नवास दत्तम में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं, यह बताना है। तो प्रतिमा नाटक में जो अंक है वह है 7 अंक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है, तो वह कौन सा है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो यहाँ पे दिया गया महाभाषम, यह भास की रचना नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगले जो प्रश्न में हम चर्चा करेंगे वह राजशेखर जो कवि हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है पहला प्रश्न कि राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? तो उनका जो अधूरा रचना है वह देखिए यहाँ पे जो अधूरा रचना है वह बाल भारत है, लेकिन यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यह प्रश्न गलत है। चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के जो रचनाकार हैं वह राजशेखर हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजशेखर का कौन सा नाटक अपूर्ण है? तो अपूर्ण नाटक है उनका बाल भारत, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया है, बाल रामायण नाटक में कितने अंक है, यह बताना है। तो बाल रामायण जो नाटक है वह जो अंक है 10 अंक का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राजशेखर की किस नाटक में द्रौपदी चीर हरण की घटनाएं वर्णित हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है वह ऑप्शन यहाँ पे है, वह देखते हैं। यह जो रचनाएं हैं द्रौपदी चीर हरण का जो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बाल भारत, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस नाटक में रामायण की कथा का वर्णन है? तो रामायण की कथा का जो वर्णन है वह है बाल रामायण में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, राजशेखर ने कितने नाटक लिखे हैं? तो राजशेखर ने जो नाटक लिखे हैं वह 4 नाटक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि राजशेखर की काव्य शास्त्रीय रचना कौन सा है? तो राजशेखर का काव्य शास्त्रीय रचना है काव्य मीमांसा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगले जो प्रश्न है वह दंडी कवि से संबंधित है, तो उसे देखते हैं। काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो काव्यादर्श के जो रचनाकार हैं वह दंडी हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे कालिदास की रचना जो नहीं है वह 10 कुमार चरितम है, यह दंडी की रचना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? तो कला परिच्छेद के रचनाकार दंडी हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? तो वह काव्यादर्श है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं? तो दंडिनः पद लालित्यम, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे 10 कुमार चरितम दंडी का है, नैषधि चरितम श्रीहर्ष का है, उत्तर रामचरितम भवभूति का, तो यह सही रूप है, इसे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो कला परिच्छेद के लेखक दंडी हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? तो अलंकारवादी आचार्य हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काव्यादर्श किसकी रचना है? तो काव्यादर्श दंडी की रचना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अवंती सुंदरी कथा के लेखक कौन है? तो अवंती सुंदरी कथा के जो लेखक हैं वह दंडी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं। देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं? तो अभी बताया गया दंडी पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दंडी किस शैली के कवि हैं?
तो दंडी जो किस शैली के कवि हैं, तो वे वैदर्भी शैली के कवि हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, दंडी कवि हैं तो दंडी यथार्थवादी कवि हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो वह दंडी कवि माने जाते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विसंधान काव्य कृति किसका है, तो ये द्विसंधान काव्य यह जो दंडी की रचना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है। अगले प्रश्न में हम जो महत्वपूर्ण कवि हैं भवभूति उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो उनका रचना है एको रस करुणेव किस कवि की उक्ति है, तो यह भवभूति की रचना है, उक्ति है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि करुण रस के राजतत्व की प्रतिष्ठापन किसने किया है, तो वह किया गया है भारवी द्वारा किरातार्जुनीयम में। यहाँ पे जो देखिए फिर से प्रश्न को, भवभूति का उत्तर रामचरितम में किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, करुण रस के राजतत्व का प्रतिष्ठापन उत्तर रामचरितम में किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भवभूति का मूल नाम क्या है, तो भवभूति का मूल नाम जो है वह श्रीकंठ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भवभूति की रचना का नाम बताना है, तो भवभूति का जो रचना है वह है उत्तर रामचरितम, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है, तो यह अभी बताया गया, यह किया गया है जो ग्रंथ है वह है उत्तर रामचरितम, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है, तो उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है करुण रस, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है, तो वह भवभूति कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहे जाते हैं, तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहे जाते हैं भवभूति, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है, मालती माधव नाटक में कितने अंक हैं यह बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं वह क्या है, मालती माधव में जो अंक है वह क्या है, तो मालती माधव में जो अंक है वह 10 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भवभूति के किस नाटक में 7 अंक हैं, तो भवभूति के जो नाटक है यहाँ पे महावीर चरित, वहाँ उसमें 7 अंक हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मालती माधव नाटक में रस कौन सा है, तो मालती माधव में जो रस है वह है श्रृंगार रस, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भवभूति अपने आप को क्या कहते थे, तो भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, तो वे माने जाते हैं भवभूति, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भवभूति के किस नाटक में वैदर्भी और गौड़ी रीति का मणिकांचन योग हुआ है, तो वह जो रचना है वह है उत्तर रामचरितम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया है, उत्तर रामचरितम के किस अंक में लवकुश का जन्म मिलता है, तो उत्तर रामचरितम का जो अंक है अंक 2 उसमें लवकुश का वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भवभूति ने कितने नाटक लिखे हैं यह बताना है, तो भवभूति ने कुल जो नाटक लिखे हैं वह 3, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, उत्तर रामचरितम में रामायण के किस कांड का कथा वर्णित है, तो वह उत्तर कांड का कथा वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, एको रस करुणेव किसका कथन है, तो एको रस करुणेव जो कथन है वह भारवी का है, तो ऑप्शन नंबर भवभूति का है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगले प्रश्न में हम बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बाणभट्ट किसकी रचना है यह बताना है, कादंबरी किसकी रचना है, तो यह कादंबरी बाणभट्ट की रचना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है,
हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो हर्षचरित के रचनाकार भी यहाँ पे जो हैं वह बाणभट्ट हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? तो हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में विभक्त है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बाणभट्ट की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? तो वह माना जाता है यहाँ पे जो दिया गया है हर्षचरित, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाणभट्ट किस रीति के लेखक हैं यह बताना है। तो बाणभट्ट जो रीति के लेखक हैं वह है पांचाली रीति, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, उसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण कवियों का जो प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वह जयदेव हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न क्या है कि कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो भास द्वारा रचित जो नाटक यहाँ पे नहीं है यह मृच्छकटिकम है, यह शूद्रक की रचना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है मृच्छकटिकम नाटक में कितने अंक हैं यह बताना है। तो मृच्छकटिकम नाटक में 10 अंक हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि शूद्रक का वास्तविक नाम क्या था? तो शूद्रक का वास्तविक नाम था सिमुक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मृच्छकटिकम का विदूषक है। तो मृच्छकटिकम का जो विदूषक है वह मैत्रेय है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चारुदत्त और बसंत सेना के प्रेम का वर्णन मिलता है, किस में मिलता है? तो वह मृच्छकटिकम में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में परिचर्चा किया गया है, प्रैक्टिस किया गया। एक नए प्रैक्टिस सेट में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।